हेलो विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है और इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो, हमने आंसर जो है ना किस तरीके से किया हुआ है। सबसे पहले हमने समष्टि का अर्थ बताया है कि समष्टि का मतलब होता है बड़ा। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा है समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा, और इसके जस्ट बाद अभी देखेंगे हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं। तो हम लोग चलिए शुरू से शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो हमने क्या लिखा हुआ है, समष्टि। तो समष्टि का मतलब होता है बड़ा या फिर व्यापक। अंग्रेजी में आप इसको कहेंगे लार्ज। क्या बोलेंगे? लार्ज। लेकिन देखो यहां पर हमने सीधे तौर पर ना लिख करके एक बहुत सुंदर सा सेंटेंस बना दिया है ताकि आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों चीजें आसानी से कंप्लीट हो जाएं। तो हमने कैसे लिखा हुआ है कि समष्टि का अंग्रेजी मैक्रो होता है। देखिए ये जो समष्टि हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं इसको अंग्रेजी में लिखा जाता है मैक्रो, MACRO। तो समष्टि का अंग्रेजी क्या होता है? मैक्रो। और ये जो मैक्रो शब्द है ना, ये ग्रीक भाषा के मैक्रोज शब्द से बना है। कहां से? ग्रीक भाषा के मैक्रोज शब्द से बना है। मतलब ये जो मैक्रोज टर्म है ये ग्रीक भाषा का एक टर्म है, MAKROS। ये जो मैक्रोज है इसी का मतलब होता है लार्ज, यानी कि बड़ा या फिर व्यापक। तो आप समझ गए हैं कि समष्टि का मतलब होता है व्यापक या फिर बड़ा। आगे देखो हमने किस तरीके से यहाँ पर समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा को लिखा हुआ है। तो हमने इस प्रकार से लिखना है ताकि आप ये भी समझ पाए यहाँ पे कि अर्थशास्त्र हम लोग दो भाग में पढ़ते हैं, व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि के ऊपर में हमने पहले ही आपको एक वीडियो अपडेट दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा। पिछली वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो हमने किस तरीके से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि अर्थशास्त्र का दो भाग है, व्यष्टि और समष्टि। तो हमने डेफिनेशन भी उसी तरीके से लिखा है कि अर्थशास्त्र का वह भाग जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की व्यापक आर्थिक चरों एवं सामूहिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। अब ये यहाँ पर जो व्यापक आर्थिक चर आया इसका मतलब क्या है? व्यापक आर्थिक चर कहने का मतलब है मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, यानी कि बड़े आर्थिक चर। जैसे कि आप कह सकते हैं सामूहिक मांग, जिसको अंग्रेजी में एग्रीगेट डिमांड बोला जाता है। यहाँ पर देखिए सामूहिक पूर्ति यानी कि एग्रीगेट सप्लाई। इसी तरीके से कुल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि टोटल नेशनल आउटपुट। इसी तरीके से देखो कुल उपभोग यानी कि टोटल कंजम्पशन। कुल निवेश यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर क्या है? कुल बचत यानी कि एग्रीगेट या फिर कह सकते हैं टोटल सेविंग। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम पूरे देश के लिए बात कर रहे हैं, सामूहिक मांग, सामूहिक पूर्ति, कुल राष्ट्रीय उत्पाद, यहाँ पर कुल उपभोग, कुल निवेश, कुल बचत, तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि यहाँ पर कुल 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 करके बात हो रहा है। इसी वजह से समष्टि अर्थशास्त्र को हम कुल का अर्थशास्त्र भी कह सकते हैं। क्या कह रहे हैं? कुल का अर्थशास्त्र, यानी कि इकोनॉमिक्स ऑफ एग्रीगेट। समझ आ गया होगा। तो ये समष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम हो गया कुल का अर्थशास्त्र। ये समष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम है। आगे देखिए एक और नाम हम लोग यहाँ पर जानेंगे। यहाँ पर हमने आगे क्या लिखा हुआ है, चूंकि देखिए हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र में मेनली यानी कि मुख्य रूप से ये चीजें पढ़ते हैं कि किस तरीके से देश में आय और रोजगार को तय किया जाएगा। इसीलिए समष्टि अर्थशास्त्र को हम आय और रोजगार सिद्धांत भी कह सकते हैं, यानी कि थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हैं। तो ये भी समष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम है। तो आपने अभी देखा समष्टि अर्थशास्त्र को हम लोग कहते हैं कुल का अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र को कह रहे हैं आय और रोजगार का सिद्धांत। तो ये सब आपको भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, आगे चलिए अब हम लोग देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिए, हमने एक अलग से क्वेश्चन ले लिया है कि समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं लिखिए। तो देखो समष्टि अर्थशास्त्र की कौन कौन से फीचर्स हैं या फिर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फिर आप कह सकते हैं कि कौन कौन सी खासियत है, यहां पर हम लोग समझेंगे। देखिए हमने पहले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था की सामूहिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। जैसे मैंने आपको कहा सामूहिक मांग, सामूहिक पूर्ति, ये सब क्या होते हैं? समूह के रूप में अध्ययन किया जा रहा है, पूरे देश का अध्ययन किया जा रहा है। तो समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग पूरे देश से संबंधित मामला पढ़ते हैं। ठीक है, अगला देखिए दूसरी विशेषता हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि समष्टि अर्थशास्त्र में बड़े बड़े आर्थिक चरों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जितने भी व्यापक आर्थिक चर होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल होते हैं, उनका हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। जैसे कि सामूहिक मांग, सामूहिक पूर्ति, ये सब। तो ये जो है ना व्यापक आर्थिक चर होते हैं।
और इनमें परिवर्तन होने से पूरे अर्थव्यवस्था पर जरूर प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा भी है कि इन चरों का प्रभाव इतना अधिक होता है कि इनमें परिवर्तन होने से पूरी अर्थव्यवस्था पर जरूर प्रभाव पड़ेगा। देखो कैसे, मान करके चलिए पूरे देश के भीतर जो सामूहिक मांग की हम बात कर रहे हैं, वो सामूहिक मांग मान लो यानी कि एग्रीगेट डिमांड घट गया है, बहुत कम हो गया है। ऐसी स्थिति में बताइए कि जब देश के भीतर वस्तु और सेवाओं की मांग ही नहीं हो रहा है तो फिर से क्या आप नई वस्तु बनाओगे? आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा है, हमारी प्रोडक्ट का डिमांड कम है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि देश का जो आउटपुट लेवल होगा वो घट जाएगा। आउटपुट क्या होगा? घट जाएगा। आउटपुट के घटने से आपका क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाता है, रोजगार घट जाएगा, क्योंकि लोगों को काम ही नहीं मिलेगा तो फिर लोगों के पास आमदनी भी नहीं रहेगी, आप ये भी कह सकते हैं। और फिर आमदनी नहीं रहेगी तो लोगों की बचत भी चली जाएगी, यानी कि सेविंग भी घट जाएगा। तो इस तरीके से व्यापक एक असर पड़ रहा है पूरी अर्थव्यवस्था पर। मतलब छोटे से में यहाँ पर देखो हम लोग क्या जान रहे हैं कि पूरा का पूरा यहाँ पर देश में मांग घटा हुआ है, इसकी वजह से उत्पादन का स्तर घट गया। उत्पादन का स्तर घटने का मतलब है रोजगार कम हो जाएगा देश के भीतर, रोजगार कम होने से लोगों की आमदनी कम हो जाएगी, यानी कि इनकम घट जाएगा, और फिर लोगों की बचत या फिर निवेश या फिर डिमांड वगैरह भी घटने लगेगा। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा असर पड़ता है व्यापक आर्थिक चरों या फिर इन चरों में परिवर्तन की वजह से। मतलब जितने भी व्यापक आर्थिक चर हैं अगर उनमें परिवर्तन हो गया तो उसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर जरूर देखने को मिलता है। वही बात हमने यहाँ पर लिख दिया है। आगे देखिए हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तीसरी विशेषता में। तीसरी विशेषता में यहाँ पर हमने लिखा है कि समष्टि अर्थशास्त्र में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि किसी अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार का निर्धारण किस तरीके से तय किया जाएगा। किस तरीके से ये तय किया जाता है कि लोगों को कितनी आमदनी मिलेगी किस कार्य क्षेत्र में, हालांकि उसके लिए योग्यता या फिर उनके जो है वो कार्य वगैरह को देखा जाता है। और इसी तरीके से हम समझ सकते हैं कि रोजगार का निर्धारण किया जाएगा। तो देश के भीतर जो इनकम और एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन होता है ना, वो हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र में ही पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं कि देश में कैसे लोगों के लिए जो है रोजगार या फिर आमदनी तय होता है। इसी वजह से समष्टि अर्थशास्त्र को हम आय और रोजगार का सिद्धांत कहते हैं, यानी कि थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। यहाँ पर देखो हमने एक आपके लिए क्वेश्चन भी शामिल कर लिया है ताकि हम आपके लिए ये जान पाएं कि क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया है या नहीं। तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है। बताइए कि समष्टि अर्थशास्त्र में आप किसका अध्ययन करते हैं? क्या आप राष्ट्रीय आय का अध्ययन करते हैं, या रोजगार का अध्ययन करते हैं, मुद्रास्फीति का अध्ययन करते हैं, या इनमें से सभी का? ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। हम आपको यहाँ पर आंसर नहीं बता रहे हैं, आपको आंसर बताना है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आज रखते हैं इस वीडियो में इतना ही। फिर से मिलते हैं हम किसी अगली वीडियो अपडेट के साथ। जय हिंद।